जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 10वां वीडियो है और आज का टॉपिक है डलहौजी की अधिग्रहण नीति, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। इस नीति के माध्यम से अंग्रेज अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, यानी कि अंग्रेज़ों की यह विस्तारवादी नीति थी जिसके अंतर्गत भारतीय राज्य को अंग्रेजी शासन के अधीन लाना था। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि डलहौजी की अधिग्रहण नीति क्या थी। इसे हम लोग व्यापगत की नीति सिद्धांत भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। इसे गोद लेने का सिद्धांत या दत्तक पुत्र का नीति भी कहते हैं, क्योंकि भारतीय शासक जो अंग्रेज़ों के अधीन रहते थे, अगर उनका उत्तराधिकारी कोई नहीं रहा तो गोद लेने का मनाही था, यानी कि गोद नहीं ले सकते थे और जो इनका राज्य था अंग्रेजी राज्य में ऑटोमेटिक ही स्वतः मिल जाता था। ऐसा ये हड़प लेते थे, मिल जाता था, ऐसा उनका नियम था। उसके बाद देखेंगे कि सहायक संधि के माध्यम से बहुत सारे भारतीय राज्यों को अपने में मिला लिया गया था। अधिग्रहण की नीति सहायक संधि का बढ़ा हुआ रूप था। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था सहायक संधि के माध्यम से कैसे भारतीय राजाओं को अधीन बनाया जाता है, कैसे पंगु बनाया जाता है, भारतीय राज्य को अंग्रेजी शासन में कैसे मिलाया जाता है। ये सारा अध्ययन पिछले अध्याय में कर चुके हैं। और ये जो व्यापगत सिद्धांत है, व्यापगत नीति है, सहायक संधि का एक्सटेंडेड फॉर्म है, यानी कि बढ़ा हुआ रूप है। अंग्रेजों के विस्तारवादी नीति के लिए बेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी, उसे ही डलहौजी ने बदले हुए रूप में अधिग्रहण के नीति के तहत लागू किया था। आइए थोड़ा सा लॉर्ड डलहौजी के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि इसकी नीति को लागू करने का तरीका मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से ये नीति लागू करता था। अधिग्रहण के सिद्धांत को लागू करने वाले जो डलहौजी थे, उनके संबंध में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। लॉर्ड डलहौजी जन्म 22 अप्रैल 1812 को हुआ था और मृत्यु इनकी 19 दिसंबर 1860 को हो गई थी। अनफॉर्चुनेट रूप से इनको 48 वर्ष का ही समय मिला था। भारत में इनके कार्यकाल को ध्यान रखिएगा, 1848 से 56 के बीच में रहा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल के रूप में ये 1848 से 56 के बीच में रहे हैं। इसकी अधिग्रहण का सिद्धांत 1857 के पीछे बहुत बड़ा कारण था। जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो 1857 में हुआ था, इनकी जो अधिग्रहण का जो सिद्धांत था, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन बना, क्योंकि ये कई राज्यों को हड़प लिए थे, इसलिए सब राजा असंतुष्ट थे। तो 1857 में ये मुख्य कारणों में से अधिग्रहण का सिद्धांत माना जाता है। ये हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे, ये राजनेता थे। जैसे कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा होती है, इंग्लैंड में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। ये हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। ये बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे, 16 से लेकर 18 घंटे तक काम किया करते थे। स्वास्थ्य की कीमत पर भी ये काम में जुटे रहते थे। लंदन में ये रेलवे के विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और रुचि ली थी। ये तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, डिक्टेटरशिप नेचर थे। काम के मामले में ये बहुत ज़्यादा तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे कि अगर काम करना शुरू कर दिया तो किसी का नहीं सुनते थे। भारत के संबंध में गवर्नर जनरल के तौर पर 2 नीतियाँ इन्होंने अपनाई थी। ब्रिटेन की बौद्धिकता एवं आधुनिकता को भारत में लागू करना था और भारत को आधुनिक बनाने के लिए ब्रिटिश बौद्धिकता की ज़रूरत है, ऐसा इनको मानना था। ये मानते थे कि एशिया और अफ्रीका के लोग असभ्य है, असंस्कृत है और पिछड़े लोग हैं, जबकि ब्रिटिश तर्कवादी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वेल कल्चर्ड है, मॉडर्न है, तर्कवादी है, मानववादी है और लोकतांत्रिक हैं। तो ये कहते थे कि ब्रिटिश की जो पद्धति है एशिया और अफ्रीका के लोगों पर लागू करना होगा। इनको ब्रिटिश बनाने के लिए यूरोपीय पद्धति को स्वीकार करना होगा, इन असभ्य लोगों को, असंस्कृत लोगों को। भारत के जितने सहयोगी शासक हैं, उनसे जितना सहयोग लिया जाए उतना ब्रिटेन उठा चुका था। अब ये बोझ की तरह हो चुके थे। अब इनको विदा कर कंपनी में मिला लिया जाए, ये अधिग्रहण की नीति के तहत डलहौजी ने सोचा। 1848 ईस्वी के दौरान औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी, यानी कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति 1848 के दौरान अपने शवाब पर थी, चरम पर थी। ब्रिटेन के वस्तुओं के उत्पादन को दूसरे देश में निर्यात करना था, यानी कि जो वहाँ सरप्लस उत्पादन हो रहा था दूसरे देश में खपाना था। इसके लिए भारतीय राज्यों को अपने मिलाकर अपने ढंग से कानून और व्यवस्था, राजस्व और प्रशासन चलाया जाए, ताकि लोगों की क्रय शक्ति
बढ़े एवं ब्रिटेन का माल यहाँ खपे। भारत को आधुनिक कैसे बनाया जाए? भारत को आधुनिक बनाकर ब्रिटिश जैसा रहन सहन तैयार करना है, यानी कि रंग रूप में भारतीय और सोच में ब्रिटिश, तभी तो उनका माल यहाँ भारत में खपेगा। सहयोगी शासकों के राज्यों को कंपनी में मिलाकर उनकी व्यवस्था कर दी जाए। ब्रिटेन के निर्यात को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस नीति के तहत घोषणा की कि भारत के देशी राज्य जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। इसे अधिग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। आइए थोड़ा सा अधिग्रहण के सिद्धांत को डिटेल में देखते हैं। अधिग्रहण के सिद्धांत को देखें तो इसके अंतर्गत गोद लेने के लिए अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल थे उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। ये बहुत से राज्यों को अपने में मिलाने का बहुत बढ़िया आधार था, क्योंकि इसके माध्यम से डलहौजी ने बहुत से राज्यों को अपने मिला लिया था। क्या होता था कि कोई राजा था, वो अगर कोई राजा ने उसका पुत्र नहीं हुआ तो वो क्या होता था, कहा जाता था कि वो गोद ले लेता था, लेकिन इस नीति के तहत वो गोद नहीं ले सकता था। और जहाँ जहाँ निसंतान दंपति हुआ करती थी, राजा जो निसंतान रहते थे उनके राज्य को अपने में ये मिला लेता था। जैसे कि झांसी की रानी ने इनसे गोद लेने का आग्रह किया था, लेकिन ये नहीं माने थे, और इसका असंतोष के रूप में हमें 1857 में झांसी की रानी ने अंग्रेजों के साथ द्वंद्व के रूप में हमें दिखाई देता है। अगर बात करें तो अधिग्रहण के अंदर सतारा को 1848, जैतपुर को 1849, बघाट को 1850, जयपुर को 1852, झांसी को 53 और नागपुर को 54 में अधिग्रहण के नीति के तहत अंग्रेजी राज्यों ने डलहौजी के अधिग्रहण की नीति के तहत भारतीय राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। अधिग्रहण का सिद्धांत देशी राज्यों में असंतोष पैदा किया। यह अपमानजनक था, क्योंकि भारतीय परंपरा के विरुद्ध था। गोद लेना भारतीय परंपरा थी, यह भारतीय परंपरा का विरुद्ध था। यह असंतोष की स्थिति 1857 में फूटती है। ब्रिटिश ने जिन राज्यों को मान्यता एवं पेंशन दी थी उसे बंद कर दिया और अपने में मिला लिया था। कर्नाटक, सूरत के नवाब एवं तंजौर के राजा को ब्रिटिश कंपनी ने जो उपाधि दी थी उसे छीन लिया इसी नीति के अंतर्गत। बिठूर के पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब थे। डलहौजी ने इन्हें मान्यता एवं पेंशन देना ही बंद कर दिया। अवध कंपनी का बहुत ही विश्वस्त मित्र था। अवध को कंपनी में कोई शिकायत नहीं थी, ठीक है ना, कंपनी से कोई शिकायत नहीं। तो अवध के शासक नवाब वाजिद अली शाह को कहा गया कि आप अपने राज्य को ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए आपके राज्य को कंपनी में विलय किया जाता है। सन 1856 में अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। मिलाने के पीछे अवध का बेपनाह दौलत और समृद्धि था, क्योंकि इंग्लैंड से जो सामान का निर्यात होता था भारत में, यह बहुत बड़ा बाजार था अवध, ठीक है। अधिग्रहण के सिद्धांत के पीछे डलहौजी लॉजिक दिया करता था। कहता था कि डलहौजी, हम मानवतावादी दायित्व निभा रहे हैं, हम यहाँ के लोगों का कल्याण करने के लिए आए हैं। इसका केवल विशुद्ध उद्देश्य कंपनी के लिए आए, लेकिन इसका केवल विशुद्ध उद्देश्य कंपनी के लाभ को बढ़ाना था। निर्यात को बढ़ाकर ब्रिटेन की वस्तुओं का भारतीय बाजार में उपभोक्ता बनाना, यहाँ से कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड को भेजना, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ब्रिटिश भारत से कम दाम पर कच्चा माल खरीदकर ब्रिटेन ले जाते थे और उसी कच्चे माल को वस्तु बनाकर भारत में ऊंचे दामों पर बेचा करते थे। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। 1856 AD तक भारतीय उपमहाद्वीप का 63% और 78% जनसंख्या पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बाकी शेष भाग पर अप्रत्यक्ष शासन था, यानी कि पूरा का पूरा भारत अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ चुका था 1856 तक। भारत के अलावा भूटान, नेपाल, बर्मा, तिब्बत, अफगानिस्तान, सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार था। भारत का इनसे मित्रतापूर्ण संबंध था। ये रहा अपना डलहौजी का अधिग्रहण का नीति। आज वर्ग के लिए इतना ही। आपका सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।